आज हम चैप्टर 3 आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के परमानेंट साधनों की कमी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत में क्या है, 45% एग्रीकल्चर के लिए ही अभी तक इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाई है, जबकि 55% एग्रीकल्चर रेनफॉल पर डिपेंड करती है। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो क्रॉप अच्छी होती है, और रेनफॉल अच्छा नहीं होता है तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो अगली प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, वित्त की कमी। इसका मतलब ये है कि भारत में ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं। वो क्या करते हैं, फाइनेंस के लिए, ऋण के लिए, लोन के लिए बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज से ही वो लोन लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनके लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम है वो है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए ही प्रोडक्शन क्रॉप्स का करते हैं। उनका कोई कॉमर्शियल आउटलुक नहीं होता, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते हैं, जीवन यापन के लिए अनाज का ही प्रोडक्शन करते हैं, ताकि वो साल भर अनाज कर लें और साल भर अपने खाते रहें। बस उन्हें प्रॉफिट ओरिएंटेड कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। एक तो वैसे ही स्मॉल छोटे छोटे खेत हैं किसानों के पास, उसके अलावा वो स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड का मतलब फैले हुए हैं। छोटा टुकड़ा खेत का यहाँ है, फिर 10 किलोमीटर पार, 5 किलोमीटर दूर। तो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, प्लस फिर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। ठीक है। एक खेत छोटा सा यहाँ है, फिर 5 किलोमीटर दूर वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी। अब फार्मर्स इरिगेशन फैसिलिटी एक ही जगह पे तो स्थापित कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जगह जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी एक और समस्या ये भी बनी हुई है। और जो एक और लास्ट समस्या है वो है एक्सप्लॉइटिव एग्रेरियन रिलेशंस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि मोस्टली जो छोटे छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जमींदार की जो सॉइल होती है, लैंड जो होती है, उसे रेंट पर लेकर उसमें एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं। और उसमें क्या होता है, जो बड़े जमींदार होते हैं वो बहुत ज्यादा रेंट के रूप में, रेवेन्यू के रूप में उनसे वसूलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। क्योंकि मोस्टली किसान छोटे छोटे किसान हैं और बड़े जमींदारों की खेती पर ही खेती करते हैं। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक अभी हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक है एग्रेरियन रिफॉर्म्स। इट मींस रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म हुए, क्या क्या सुधार हुए अभी तक, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर में अभी तक हो चुके हैं। पहला रिफॉर्म है टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और तीसरा है जनरल रिफॉर्म्स। तीनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे एक एक करके। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स है, जो भी सुधार इंडियन एग्रीकल्चर में हुए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये क्या होता है, तो 1947 के बाद जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी और इंडियन इकोनॉमी, लोग एग्रीकल्चर करते थे, तो उसमें क्या था, पुराने ट्रेडिशनल वे था, उनका तरीका था खेती करने का, और उसी तरीके से एग्रीकल्चर करते चले आ रहे थे। और उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी वेरी लो थी।
उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, कॉटन, इन सब चीज़ों के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तैयार किए गए ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसका मतलब कि गेहूं की कुछ ऐसी किस्में तैयार की गई जिसमें एक बाल में बहुत ज़्यादा गेहूं के दाने होते थे, या बाजरा की ऐसी नई नई हाइब्रिड, आपने सुना भी होगा हाइब्रिड सीड्स के बारे में, कि ये हाई क्वालिटी के, ज़्यादा क्वालिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में इनका प्रोडक्शन क्रॉप्स का हो सके। तो पहला रिफॉर्म तो ये हुआ, सुधार अभी तक इंडियन एग्रीकल्चर में। दूसरा है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद, जो इंडियन फार्मर्स थे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिया। ये भी सुधार हुआ है, अब मोस्टली लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिए हैं। अगर आए यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसका मतलब है कि जब क्रॉप तैयार हो रही होती है तो उस समय क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं या कोई बीमारी फैल जाती है, उन सब से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर देते हैं। इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पर इसका प्रभाव ना पड़े, कीड़ों का और बीमारी का, जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि कीड़े लग गए, फसल आदि तो वैसे ही खराब हो गई, ठीक है ना। तो ये सब भी सुधार हुआ है। अगला सुधार हुआ साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि इंडिया में पहले पुराने तरीके से खेती होती थी, अभी क्या है 23 तो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें निरंतर रिसर्च होती रहती हैं कि किस प्रकार से खेती करनी चाहिए, किस प्रकार से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से प्रकार के सीड्स हमें सेलेक्ट करने हैं, लैंड को कैसे तैयार करना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए, और फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं ऑन बिहाफ। जबकि हम पहले ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, मगर अब नए साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू हो गए। और रिलेशन ऑफ क्रॉप्स देखेंगे। रिलेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब कि क्रॉप्स का रिलेशन कौन सी सॉइल में, किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल अच्छे से हो सकती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। अगला है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन अभी क्या हो गया है कि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है कि चीप रेट्स पर मैकेनाइज्ड सिस्टम, यानी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, कल्टीवेटर, ये सब चीज़ें सस्ती रेट और इंटरेस्ट पर लोगों को प्रोवाइड कराएं। लोन लेकर आप ट्रैक्टर ले सकते हैं, कल्टीवेटर खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें मैकेनाइज्ड मीन ऑफ कल्टीवेशन शुरू हो गया है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब है, इसके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या हुए। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जो इंटरमीडियरीज थे, बिचौलिए जो होते थे, क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता था, बीच में जो क्रॉप खरीदने वाले होते थे, उनका अंत हो गया। पहले क्या था, जो व्यक्ति लोन देता था वही क्रॉप को खरीद लेता था फार्मर से, इन सब चीज को खत्म कर दिया गया, इंटरमीडियरीज को। अब फार्मर्स सीधे मार्केट में जाकर अपनी क्रॉप को बेच सकता है, ठीक है ना। बीच के दलालों का काम जो था, गांव के जो पैसे वाले होते थे, पहले पैसा दे दिया खेती करने के लिए और पूरी की पूरी क्रॉप खुद खरीद लेते थे सस्ते रेट में, और उसे मार्केट में हाई रेट में बेचते थे। तो इन सबको खत्म कर दिया गया, सीधे फार्मर मार्केट में, मंडी में जाकर अपनी प्रोडक्शन को बेच सकता है। अगला है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट को भी रेगुलेट कर दिया गया गवर्नमेंट ने, और फिक्स कर दिया गया कि कोई भी जमींदार है जो अपनी खेती पर अपनी खेत को किसी दूसरे के लिए करने के लिए दे रहा है, तो 1/3 से ज्यादा, उसके 1/3 से ज्यादा रेवेन्यू के रूप में, रेंट के रूप में वसूल नहीं कर सकता। 1/3 उसका वसूल कर सकता है, ऐसे फिक्स कर दिया गया, रेगुलेट कर दिया गया। अगला है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि जो कंसोलिडेशन होल्डिंग्स थी, जगह जगह बिखरी हुई थी, उनको लाकर एक जगह फिक्स कर दिया। क्या किया कि कुछ किसानों की दूसरी जगह खेत थे, कुछ के उनके पास थे, तो उनको सभी को, एक किसान को एक जगह से दूसरी जगह, उनकी जो दूसरी जगह वाला किसी अन्य किसान को दे दिया,
और उसके हिस्से का उसके पास वाले किसान से लेकर उसको दे दिया। तो उसको कंसोलिडेट कर दिया गया, सभी को पास में ले आए, जो स्कैटर्ड होल्डिंग थी उसको कंसोलिडेटेड और होल्डिंग्स कर दिया गया, पास में लाकर सभी को जमीन अलॉट कर दी गई। अगला सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। तो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा जिनके पास खेती होती थी, बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनकी जमीन फिक्स कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास या एक परिवार के पास कितनी जमीन हो सकती है, कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है। और उसके फिक्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा थी, सरप्लस थी, जो भी लैंड थी, उसको क्या किया, गरीबों के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है ना। अगला है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि जो फार्मर्स की जो बार्गेनिंग पावर है उसको बढ़ा दिया गया, ताकि मार्केट में क्या पहले क्या होता था कि किसी ने पैसा दिया और उससे क्रॉप प्रोडक्शन खरीद लेते थे, क्रॉप को खरीद लेते, पूरी फसल खरीद लेते थे उसकी, तो वहां पर फार्मर्स बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, कि किस हमें कितना रेट चाहिए इसका। तो बार्गेनिंग के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग डिसाइड कर दी कि अब फार्मर्स मार्केट में जाते हैं तो वहां पर बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमें तो इस रेट में अपनी जो क्रॉप है वो बेचनी है, अगर कम रेट में अगर कोई ले रहा है तो ज्यादा उसे नहीं बेचना। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं फार्मर्स। अगला है रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म्स। तो हम देखते हैं जनरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। तो सबसे पहला जनरल रिफॉर्म हुआ, पहला सुधार हुआ, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी का विस्तार हुआ। 1950 की हम बात करें तो 1950 के टाइम पे भारत में जो इरिगेशन लैंड थी, जितनी लैंड पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी वो थी सिर्फ 17%, यानी 17%। जबकि अभी 2016-17 तक आते आते वो हो गई 45%। ये बहुत कम है, 100% होना चाहिए था इरिगेशन फैसिलिटी, 45, मगर सुधार तो हुआ है। 17% की अपेक्षा 45% तक इरिगेशन फैसिलिटी अब पहुंच चुकी है। अगला है प्रोविजन फॉर क्रेडिट। क्रेडिट के लिए भी प्रोविजन तैयार कर दिए गए। आपने नाबार्ड बैंक का नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बैंक खोल दिए गए छोटे छोटे गांव के लिए, ग्रामीण बैंक्स। ये क्या करते हैं, अब जो पहले जमींदार से लोन लेते थे वो ग्रामीण बैंक से लोन, बैंकों से लोन इजीली फार्मर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी लो होता है। अगला है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। मार्केट्स को भी रेगुलेटेड कर दिया गया है, यानी जो मिडिल मैन होते थे उनका काम खत्म करके मार्केट्स में क्या कर दिया, रेगुलेटेड मार्केट्स तैयार कर दी गई, मंडी बना दी गई, सहकारी समितियां बना दी गई, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव मार्केट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्हें कहते हैं, उनमें क्या करते हैं सभी फार्मर्स अपनी जो क्रॉप होती है वो मिलकर बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फार्मर हाई रेट में बेचे, कोई बहुत ज्यादा लो में। ये पहले क्या होता था, कोई लोग किसी से महंगी खरीद ली फसल, किसी से सस्ती खरीद रहे, वो चीजें खत्म करके कोऑपरेटिव सभी को मिलजुल कर सभी फार्मर्स अपनी क्रॉप का अच्छा प्राइस मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए एक और जो रिफॉर्म हुआ वो था प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जिसे क्या कहते हैं, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है MSP, और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फार्मर्स अपनी क्रॉप को मार्केट में बेच सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है, और टॉपिक में आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ